नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह त्रयोदश आपका पाठ रहेगा। अपनी पाठ पुस्तक अपने पास रखिएगा, जो आपकी बुक है उसमें आपका 13 नंबर का पाठ होगा, किशोराणाम मनोविज्ञानम, अर्थात किशोर अवस्था के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, किशोराणाम मनोविज्ञानम, त्रयोदशा पाठा अनुवाद भाग 1। भाग 1 को हम लोग पढ़ेंगे और भाग 1 में किशोरों की मनोविज्ञान अर्थात मानसिक स्थिति। पहली बात तो ये जान लें कि किशोर अवस्था होती क्या है। ठीक, बाल्य अवस्था को ही हम किशोर अवस्था के रूप में, कौमार्य अवस्था को ही हम किशोर अवस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। जैसे 11 से लेकर के 15 साल की जो हमारी अवस्था होती है, उम्र होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था के रूप में जानते हैं। इसमें बहुत सारी विषमताएं आती हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं। इसमें व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहना चाहता है, अनुशासन को तोड़ करके अपने मन का करने की कोशिश करता है। ठीक, लेकिन ये मुझे अत्यधिक पढ़ा करके ये खुशी हो रही है कि ये आपके पाठ्यक्रम में ये पाठ जोड़ा गया है। साधारणतः ये कोई बताता नहीं है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें जोड़ करके हृदय प्रफुल्लित हो गया है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें बचपन से ही जानने में मिले तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, अंकुश रख सकते हैं और अपने आगे आने वाले जो हमारे उतार चढ़ाव हैं उनमें हम संभल करके रह सकते हैं। ठीक, स्पष्ट रूप से आपके पाठ में ये जोड़ा गया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वास्तविकता में हमारे जीवन में ऐसी कुछ विषमताएं आती हैं क्या, और कुछ अच्छाइयां भी आती हैं। इसी उम्र में हम लोग अच्छा सीखने की भी कोशिश करते हैं, इसी उम्र में हमारी बिगड़ने के भी चांस रहते हैं। इसी उम्र में हमारी तूफानी अवस्था चालू होती है, क्योंकि ये, ठीक है ना, मन हमारा दूषित होगा, कलुषित होगा, बहुत ज्यादा भटकने का काम करेगा। तो इस समय जिसने अपने आप को संभाल लिया, मतलब समझ लेना कि वो क्या है, विजय प्राप्त कर ली उसने, मनुष्य योनि में आकर के उसने विजय प्राप्त कर ली। तो आज हम देखते हैं कि यह पाठ हमें क्या सिखाता है। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाठ के परिचय की। जैसे हम निरंतर सभी पाठों को पढ़ते आए हुए हैं, उसी प्रकार से हम इसको भी पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है आपका कि 11 से 15 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों को किशोर कहा जाता है। ठीक, इनको हम किशोर अवस्था में कहते हैं। इसी समय लड़के अपने भावी जीवन की नींव रखते हैं। मतलब उनका कहने का यही है कि इस समय लड़के निश्चित करते हैं कि अब आगे हमें करना क्या है, तथा उसके अनुरूप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। 9वीं 10वीं में जब पहुंच जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अब क्या करना है, अब ये हमें आगे निश्चित करना है। ठीक, यह सच है कि यही अवस्था बच्चों के भावी जीवन का आधार होती है। अगर इस समय बच्चे ने डिसीजन सही ले लिया, मतलब बच्चा आगे चल करके कुछ करेगा। इसलिए वे एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जी तोड़ परिश्रम आरंभ करते हैं। ठीक है ना, और परिश्रम आरंभ करते हैं एक दूसरे से। इनकी जिज्ञासाएं होती हैं, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं कि क्लास में ये फर्स्ट आ रहा है तो मुझे भी फर्स्ट आना है, क्लास में ये अच्छी इसकी हैंड राइटिंग है तो मुझे भी हैंड राइटिंग अच्छी करना है, और ये शुद्ध लिखता है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में रहता है तो मुझे भी एक्टिविटी में। सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, यही जिज्ञासाएं। ठीक, कुछ सीखने की जिज्ञासा कहलाती है। ठीक, तो यहां पर 11 से 15 साल की अवस्था में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग पाठ का सार। क्या पढ़ेंगे बेटा, पाठ का सार। पाठ का सार क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि विद्यालयस्य उच्च कक्षासु अधीनयानाश्च छात्राः सर्वे अपि किशोराः अध्ययने काले अपि तेषां महत्वाकांक्षा भावी जीवनस्य समृद्धयो सर्वथा वर्तमानः भवति। परस्परस्य स्पर्धापि तेषु विक्षति शरीरेषु च परिवर्तनं मानसमान्दोलयति। तत्सर्वं विचार्य शिक्षापरोऽयं पाठः निर्मिता सामयिकः प्रासंगिकश्च। ठीक, यहाँ ये जो आपका सार दिया हुआ है, पाठ का सार, आप इसको देख लीजिए। इससे नीचे अनुवाद दिया हुआ है, इन्होंने क्या कहा है कि स्कूल की ऊपरी कक्षाओं के सभी छात्र किशोर होते हैं। ऊपरी कक्षाओं का मतलब ये होता है कि 8th तक हमारी प्राइमरी लेवल होता है, 9th 10th 11th 12th हमारी स्कूली शिक्षा में ऊपर की कक्षाएं कहलाती हैं। पढ़ाई के दौरान भी भावी जीवन की समृद्धि के लिए उनकी महान आकांक्षाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा भी विकसित होती है, मतलब एक दूसरे से जीतने की प्रतिस्पर्धा विकसित होती है, और शरीर में होने वाले परिवर्तन मन को आंदोलित करती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए यह शैक्षणिक पाठ
सामयिक और प्रासंगिक है। मतलब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ साइकोलॉजी के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर इस पाठ को आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। और इसका भी यही यहाँ पर देखिए, शैक्षिक पाठ सामयिक और प्रासंगिक है। ये प्रसंग के अनुसार आपको कुछ सिखाना चाहता है कि जीवन में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए। अपने शरीर, जरूरी नहीं है कि हमें किसी की बातों को याद रखना, अपने अंदर की कुछ हमारी कुछ ऐसी अनूठी भावनाएं होती हैं, उनको भी हमें क्या है, अपने बस में रखने की शक्ति होनी चाहिए, तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहां पर आज पाठ के माध्यम से आप लोगों को बताई जा रही हैं। ठीक, तो ध्यान रख लेना। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पाठ मुझे पढ़ाने का अवसर मिला है आप लोगों को। ठीक, क्योंकि साधारण इन सारी चीजों को, पाठ को ना पढ़ाते हुए व्यक्ति बिगड़ने लगता है, और ये इस अवस्था में कोई खुल करके आपसे बताने की कोशिश नहीं करता है कि हमें इस अवस्था में किस प्रकार से रहना चाहिए। ठीक, चलिए, इसमें लिखा हुआ है विद्यालयस्य। ठीक, विद्यालय का मतलब है स्कूल या विद्यालय की बात करें, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। उच्च कक्षासु, उच्च कक्षासु का मतलब होता है ऊपरी कक्षाएं, ऊपरी कक्षाओं में, ऊपर की कक्षाओं में, उच्च माने ऊंची और बड़ी कक्षाओं में। सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। और यहाँ अधीन यानाह, अधियानाह, तो विसर्ग संधि है यहाँ, और यहाँ विसर्ग के स्थान पर सा हो गया है छात्रा। प्रथमा का यहाँ पर क्या है, बहुवचनांत पद लगा हुआ है। उन्होंने कहा कक्षाओं के सभी किशोर छात्रों के लिए, सर्वे अपि भी, सभी भी, किशोराह माने सभी किशोरों के लिए। तो यहां पर आपका सर्वे प्लस अपि दिया हुआ है, तो पूर्व रूप संधि है, और यहां किशोराह में प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक है बेटा, यहां सर्वे अपि दिया हुआ है, तो देखिए ये लिखा हुआ है सर्वे प्लस अपि, तो यहां पूर्व रूप संधि है, और कुछ नहीं करना है, इसमें आ का अवग्रह रूप हो जाता है। देखिए खंडाकार आ में परिवर्तन कर लेता है आ, सर्वेपि, इसको पढ़ेंगे सर्वेपि, सर्वे अपि बराबर सर्वेपि। इसमें पूर्व रूप संधि जो आपकी होगी उसका सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं बस। ठीक, पूर्व रूप संधि है, इसका सूत्र है एंगः पदांताद पदांताद दति, एंगा पदांताद दति। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अध्ययन कालेपि, अध्ययन काले अपि, तो अध्ययन काल में भी, अध्ययन काल में भी, इसका अर्थ भी आपको देखिए यहाँ पूर्व रूप संधि है जो वहां पर मैं अभी बता के आया हूं। अध्ययन काले प्लस अपि, जैसे यहाँ सर्वे प्लस अपि लिखा, तो यहां हो जाएगा आपका अध्ययन काले प्लस अपि दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर आ अवग्रह के रूप में इसमें आ जाएगा, जैसे इसमें आ गया ना वैसे इसमें आ जाएगा, तो यहां पर भी पूर्व रूप संधि है। और बात करें हम कि सर्वे, तो यहां पर आपका सर्वे लगा हुआ है, यहां पर अध्ययन काले लगा हुआ है, तो ये आपका कहां का है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, सभी किशोरों में। और यहां अध्ययन काल में, सभी अध्ययन काल के समय, तेसाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। ठीक, महत्वाकांक्षा प्रथमा का एक वचन, महत्व प्लस आकांक्षा बराबर महत्वाकांक्षा दीर्घ संधि, महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा बराबर महत्वाकांक्षा, आ प्लस आ हो गया, दोनों को मिलाया बड़ा आ हो गया। ठीक, दीर्घ संधि आपकी यहां पर हो जाएगी, महत्वाकांक्षा। भावी जीवनस्य, भावी जीवनस्य में दिया हुआ है आपका, तो देख भावी जीवन मतलब उनके भावी जीवन की, आगे की जो भविष्य की जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन की समृद्धये माने समृद्धि के लिए, समृद्धये में समृद्धि का रूप चलेगा, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगेगा। सर्वदा माने सभी, वर्तमान भवति, वर्तमाना भवति, वर्तमान होता है। उनकी महान आकांक्षाओं में जो समृद्धि के लिए उनकी महान आकांक्षाएं क्या करती हैं, विद्यमान होती हैं, मौजूद होती हैं। परस्परस माने आपस में, स्पर्धापि माने आपस में प्रतियोगिता करने की उनकी एक भावना होती है। ठीक, तो यहां देखें जीवनस, भावी जीवनस में षष्ठी का एक वचन, समृद्धि में लगा हुआ है सप्तमी का एक वचन, वो चतुर्थी का एक वचन, और वर्तमाना में प्रथमा का एक वचन, भवति भवता भवंती, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। परस्परस में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, परस्परस्य, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन इसमें लगा हुआ है। स्पर्धा अपि, तो स्पर्धापि, देखिए लिखा हुआ है स्पर्धा प्लस अपि। ठीक, बड़ा आ हो गया है और छोटा आ, दोनों में आपका बड़ा आ हो गया है। दीर्घ संधि है और आ मिल जाएगा यहाँ पर, आ आपका यहाँ से चला जाएगा, पी बचेगा आपका, तो स्पर्धापि बन जाएगा। ठीक, बन गया स्पर्धापि। तेसु, तेसु दिया हुआ है
सप्तमी का बहुवचन। ठीक, तो ते तान तई तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु। ठीक, तो ये हमारे तत् के रूप चलते हैं, किसके? तत् के रूप चलते हैं। तो ये रूप बहुवचनांत पद में बनेगा ते तान तई तेभ्या तेभ्या तेषाम तेसु, ऐसे रूप चलता है। हो गया, ऐसे रूप चलेगा तो ये षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा, ये सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आगे दिया हुआ विकसति विकसिता विकसंती, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। शरीरेषु में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, शरीरेषु में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ध्यान रख लेना। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, जैसे रामेशु वैसे शरीरेषु। चा मतलब और, परिवर्तनम परिवर्तन को, परिवर्तनम माने परिवर्तन को, मानस आंदोलयति, मानस आंदोलयति मतलब उनका मन क्या है? आंदोलित करता है। मन में बहुत प्रकार की विषमताएं आती हैं, मन में बहुत सारी खिन्नताएं आती हैं, भिन्नताएं आती हैं, और उन सब चीज़ों को क्या करते हैं? उन पर तत्सर्वम विचारे शिक्षा पर, इन सभी चीज़ों को विचार में रखते हुए ये शिक्षा के माध्यम से ये पाठ आप लोगों के लिए निर्मित किया गया है। तो विचार्य दिया हुआ है शिक्षा परोयम, शिक्षा परह प्लस अयम, तो विसर्ग संधि है। पाठा में प्रथमा का एक वचन, निर्मिता में प्रथमा का एक वचन, साम एका में भी प्रथमा का एक वचन, प्रसंगिकः यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक है बेटा, आगे चलें। आगे देखिएगा आप लोग, आगे क्या दिया है इसमें। पहले नंबर का पैराग्राफ है, यहां से हमारा पाठ शुरू होगा। अब आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, पाठ का सार भी आप लोगों को अच्छे से ही देखना है और पढ़ना है। ठीक, लेकिन यहां से आप लोग बिल्कुल कहानी, क्योंकि अगर कहानी आपके दिमाग से निकली तो समझ लेना आप फिर प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। यहां पर पहले नंबर का पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है जीवने परिवर्तनम प्रकृतिर नियमा न सदा एक रूपता तिष्ठति, अतएव कृष्णा गीतायाम कौमार यौवनम जरा इति रूपेण जीवने अवस्था त्रयम निर्दिश्यति, तत्र कौमारमेव किशोरावस्था कथ्यते, बाल्यावस्था युवावस्थयोरन्तराले च सा भवति, उच्च विद्यालये अधीनयानाः किशोराः किशोर्यश्च भवन्ति, विद्यालये सामान्य शिक्षा क्रमेण ते परंपरागतं पाठमेव अनुसरन्ति, किन्तु तेषां शरीरे को मनोवैज्ञानिकश्च पक्षा उपेक्षितौ स्तः, न शिक्षकाः न च अभिभावकाः विषये अस्मिन् दत्तावधानः। ठीक, ध्यान रखिएगा, किशोराः और किशोर्यश्च। ठीक, आगे देखें, जीवने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन कैसे, जैसे बनेगा आपका पुस्तके, पुस्तक के रूप चले। ठीक, पुस्तकम पुस्तकम, ठीक, पुस्तकेन पुस्तकेन, पुस्तकाय पुस्तकाय, पुस्तकात पुस्तकात, पुस्तकस्य पुस्तकस्य, पुस्तके पुस्तके। सप्तमी विभक्ति का एक वचन लिखा है। ऐसे ही जीवन का रूप चलाएंगे, जीवनम जीवनम, जीवनेन, जीवनाय, जीवनात्, जीवनस्य, जीवने, जीवने। सप्तमी विभक्ति का एक वचन लग गया है यहाँ। सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जीवने परिवर्तनम, जीवन में परिवर्तन, प्रकृति नियम, जीवन में प्रकृति जो परिवर्तन होते हैं हमारे, वो सब प्रकृति का नियम है। क्या कह रहे हैं? प्रकृति का नियम। ये प्रकृति का नियम है, प्राकृतिक रूप से हम लोग क्या है परिवर्तित होते हैं जीवन में, ये अपने बस की बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ न सदा एक रूपता तिष्ठति, और न सदैव हम लोग क्या है एक रूप में तिष्ठित रहते हैं, अर्थात विद्यमान रहते हैं। एक रूप में कोई भी इंसान नहीं रहता है, पहले वो छोटा होता है, फिर धीरे 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 वह बड़ा होता जाता है। तो इसमें परिवर्तन होता है, ये प्रकृति का नियम है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो न सदा एक रूपता, न हमेशा वह एक रूप में रहता है जीवन। ठीक, अतएव,
अतएव कृष्ण गीतायाम, बोले इसीलिए कृष्ण ने, भगवान ने गीता में, गीतायाम माने गीता में। अब यहां पर देख लेंगे, प्रकृति नियमा में प्रथमा का एक वचन, परिवर्तनम में प्रथमा का एक वचन, न सदा, सदा अव्यय है, एक रूपता में प्रथमा का एक, तिष्ठति तिष्ठता, तिष्ठन्ति में स्था धातु है, तिष्ठ बनता है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। कृष्णा में प्रथमा का एक वचन, जैसे रामा वैसे ही बनेगा आपका कृष्ण। गीतायाम में रूप चलेगा आपका रमा के समान, लता के समान, तो यहां पर आपका बन जाएगा सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ठीक, रमायाम वैसे ही गीतायाम। कौमार्यम, कौमार्यम यौवनम जरा इति रूपेण जीवने अवस्था त्रयम निर्दिश्यति। फिर यहां पर उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा कि इसीलिए कृष्ण ने गीता में कुमार, यौवन और जरा माने बुढ़ापा, इस तीन ये रूप से, तीन इन रूपों से जीवने त्रयम अवस्था, जीवन की तीन अवस्थाएं निर्दिश्यति माने बतलाई हैं, निर्देशित की है। ठीक, गीता में ये तीनों चीजें बतलाई गई हैं। कौमार का मतलब होता है कुमार अवस्था, ठीक, यौवनम का मतलब होता है युवा अवस्था, जवान अवस्था, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ये तीन अवस्थाओं के बारे में गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है। रूपेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जीवने अवस्था त्रयम, तो यहां पर जीवने में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, जो मैंने सबसे ऊपर बताया था। यहां हो जाएगा जीवने प्लस अवस्था, अवस्था। ठीक, तो यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, आ का अवग्रह हो जाएगा। ठीक, तो आपका बनेगा जीवने आ और अवस्था, अवस्था त्रयम, ऐसे। ठीक, ये आपका यहां आ जाएगा जीवने अवस्था त्रयम। ठीक, तो जीवने अवस्था त्रयम यहां पर आपका आ जाएगा पूर्व रूप संधि के साथ में, और पूरा देखें जीवन की अवस्थाओं को। ठीक, तो द्वितीय विभक्ति भी है पूरे शब्द में। निर्देश्यति, निर्दिशति, निर्देशतः, निर्देशन्ति, तो ये आपका रूप हो जाएगा। यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रख जाएगा यहाँ। ठीक, और अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग संधि भी आ जाएगी। कैसे आएगी देख लीजिए। ठीक, आप सोच रहे होगे कि सर जाने कहाँ से कौन कौन से शब्द निकाल लेते हैं। निर्दशी, दिशति। ठीक, अब ये विसर्ग के स्थान पर रा आया है, इसीलिए तो यहाँ पर रा आ गया है। ठीक, अब और बतला दूं, अगर ये विसर्ग संधि नहीं होगी तो फिर इसमें निरुपसर्ग हो जाएगा, निरुपसर्ग हो जाएगा और दिशति शब्द हो जाएगा। कई प्रकार से इसमें प्रश्न बन जाएंगे। ठीक, जैसा आपसे पूछे प्रश्न वाला परीक्षा में, वैसे ही आप आंसर दे सकते हैं। तत्र माने वहां, कौमार्यमेव किशोरावस्था कथ्यते। अब देखिए उन्होंने कहा है कि गीता में भगवान कृष्ण ने इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बतलाया, लेकिन बोले कुमार अवस्था ही किशोर अवस्था कथ्यते। ठीक, एव लिखा ना, एव माने ही, कुमार अवस्था को ही किशोर अवस्था कथ्यते माने कहते हैं, अर्थात कुमार अवस्था को ही हम लोग किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहां पर देखें किशोरावस्था में दीर्घ संधि है, कुमारमेव, कुमारम प्लस एव, तो कुमारेव, ये तो सीधा सीधा मिल गया। यहाँ कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ति कर्मवाच्य की क्रिया लगी है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लग गई है। फिर यहाँ लिखा हुआ है बाल्यावस्था युवावस्था युवांतराले च स भवति। बोले बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के अंतराल माने बीच में स्थित जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं किशोर अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक, जो बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के मध्य की कड़ी है, मतलब बाल्य अवस्था मतलब हम छोटे से बच्चे होते हैं भाई। ठीक, और युवा अवस्था मतलब जब हम जवान हो जाते हैं, तो उसका मतलब यही है कि बाल्य अवस्था और जवान अवस्था के, युवा अवस्था के मध्य में जो हमारी अवस्था होती है उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक, जिसमें अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप किशोरावस्था के छात्र हैं। ठीक, यहां देखें बाल अवस्था युवा अवस्था, तो यहां पर आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक, बाल प्लस अवस्था, बाल प्लस अवस्था दिया हुआ है, तो यहां दीर्घ संधि बनेगी तो बालावस्था बन जाएगी। आ मिलकर के यहां आपका बड़ा आ बना लेगा, तो दोनों मिलकर के यहां बड़ा आ बनाएंगे तो बनेगा बालावस्था, बालावस्था ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो बाल अवस्था हो गया, बाल अवस्था। फिर यहां से युवावस्था, युवावस्थयो हो, तो ये द्विवचन हो गया। ठीक, युवावस्थयो, बाल अवस्था युवा अवस्थयो हो, द्विवचन इसलिए लगा क्योंकि दो अवस्थाएं हैं ना, तो अवस्थयोर अंतराले, इनके बीच का जो अंतराल है, इनके बीच में जो समय है वही हमारा किशोर अवस्था कहलाएगा। युवा अवस्थयो लिखा हुआ है ऐसे,
युवावस्थयो, ऐसे लिखा है, ये द्विवचन रूप लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का। ठीक, ध्यान रखिएगा। युवावस्थयो में के अंतराल में, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अंतराले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो उन्होंने कहा बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो अंतराल है उसी में, उसी च माने और, वही सा भवती, वही किशोरावस्था होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, किशोरावस्था होती है। उच्च विद्यालय अधीनी आना, उच्च विद्यालय का मतलब होता है ऊपर की कक्षाओं में जो अध्ययनरत, अधीयाना अध्ययनरत जो कौन होते हैं, किशोराः किशोर्यश्च भवन्ति, अर्थात जो बालक और बालिकाएं होती हैं। ठीक, वहां पर जो लड़की और लड़के होते हैं जो इस उच्च विद्यालय की शिक्षा में पढ़ते हैं, 9th 10th 11th 12th, जो इस समय लड़का और लड़की जो हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, इस अवस्था में किशोराः और किशोर्यश्च भवन्ति, जो किशोर अवस्था में दोनों लोग क्या है, पढ़ते हैं, भवति भवतः भवन्ति। ठीक, ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है लट लकार का, और यहाँ पर देखें उच्च विद्यालय में सप्तमी का एक वचन, और पूरा देखें यहाँ पर तो हमारा प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा है। और अगर यहाँ पर हम संधि लगा देंगे तो यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। किशोरा में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, किशोर यश्च में भी हमारा किशोरियः, तो यहाँ पर भी बहुवचनांत पद लगा है किशोरी का। नदी नदीम, नदी नदी नद्याः, तो यहाँ पर भी आपका जने, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका किशोरी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचनांत पद लगेगा। मतलब जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, भवंती माने होती हैं, कब, बोले उच्च विद्यालय में अध्ययनरत उस समय। फिर उन्होंने कहा विद्यालय सामान्य शिक्षा क्रमेण ते परंपरागत, विद्यालय में तो सामान्य शिक्षा का क्रम वे परंपरागत रूप से पाठमेव अनुसरंती, वो पाठ के रूप से अनुसरण करते हैं। सभी विद्यालय के जितने भी हमारे किशोर अवस्था के और छात्र और छात्राएं दोनों हैं, वो दोनों सामान्य रूप से विद्यालय में जो पाठ्यक्रम चलता है, जैसे आप सभी सब्जेक्टों की बात करें तो सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, आप निरंतर उनको पढ़ रहे हो, पहले पाठ को एक को पढ़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे लेसन को आप क्रम से पढ़ रहे हो जब तक क्लास में रहते हो। ठीक, तो विद्यालय सामान्य शिक्षा क्रम, विद्यालय में जो सामान्य शिक्षा का क्रम चलता है, जो निरंतर आपको एक एक पाठ पढ़ाया जाता है, उस क्रम से ते परंपरागत, तो उस पाठ्यक्रम को तो वे सब क्या करते हैं, परंपरागत रूप से, नियमित रूप से पाठम एव अनुसरंती, पाठ के अनुसार क्या करते हैं, अनुसरंती माने अनुसरण करते हैं। किंतु तेसाम शरीर को मनोवैज्ञानिकस्य पक्षा उपेक्षिता अस्ता, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके शरीर के मनोविज्ञान, उनके शरीर के अंदर की उठने वाली भावनाएं, उनके शरीर के अंदर उनके भावों को पहचानने, उनके सबके पक्ष पक्षौ उपेक्षिता, सबके दोनों के अलग अलग होते हैं। कौन सा छात्र क्या चाहता है, किसके मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता, लेकिन कक्षा में रहेंगे तो सभी एक समान पूरे पाठ को पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक नियम होता है, पाठम में वो अनुसरंती, पाठ के अनुसार वो अनुसरण करते हैं। तो यहां देखें विद्यालय में सप्तमी का एक वचन, सामान्य शिक्षा क्रमेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, और ते सह तौ ते, तो ये भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। परंपरागतम में लगा हुआ परंपरागत रूप से, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति पाठमेव अनुसरंती, तो यहां दीर्घ संधि भी है और अनुसरंती अगर लगा है तो ये आपका क्या है, अनुसरति, अनुसरतः, अनुसरंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद भी लगा हुआ है। किंतु वे शरीर की और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होते हैं, पक्ष अनुपेक्षित, मतलब दोनों में क्या है, अंतर होता है उनके मनोवैज्ञानिक रूप से, उनके मन में स्था था। ना शिक्षका ना चा अभिभावका विषय अस्मिन दत्तावधाना, ना ही शिक्षक उनके इस विषय में कोई बात करता है, ना ही अभिभावक। मैंने आपको सीधी सीधी बात बतलाई है, ना ही कोई शिक्षक खुल करके छात्रों को यह बताना चाहता है कि बेटा ये गलत है, ये सही है। ठीक, और ना ही अभिभावक, क्योंकि अभिभावक इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि अरे बच्चों से ऐसी बात क्यों करें, ठीक है ना। लेकिन ये पाठ यहां पर आने से ऐसा लगता है कि वास्तविकता में ये हमें अपने छात्र और बच्चों को बताना चाहिए, छात्र और छात्राओं दोनों को बतलाना चाहिए। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि ना ही इस बात पर क्या है देने का शिक्षक कोशिश करते हैं और ना ही अभिभावक देने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखें तो तेसाम में षष्ठी का बहुवचन, शरीर का हमें तो शरीर को लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रथमा का बहुवचन, मनोवैज्ञानिका में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। यहाँ विसर्ग संधि भी है। विषय अस्मिन में भी यहाँ पर
आपका सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, और दत्त अवधाना में भी यहां पर दीर्घ संधि हो गई है, प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक है बेटा, देख रहे हैं ना आप। इसके बाद दिया हुआ है, देखिए इसमें अर्थ को आप देख लीजिए। मैंने तो आपको पूरी एक एक चीज एक एक शब्द पर बतलाया, लेकिन फिर भी अभी बतला रहा हूं। आप लोगों को ये सारी चीजें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जीवन भर याद रखना है। ठीक, उन्होंने कहा जीवन में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन में हमेशा एक रूपता नहीं रहती। जीवन में हमेशा एक रूपता नहीं रहती है। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कौमार, यौवन और बुढ़ापा के रूप में जीवन को 3 भागों में बांट दिया है। वहां कौमार को ही किशोर कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। यह अवस्था बाल्य अवस्था तथा युवा अवस्था के बीच में होती है। उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाले किशोर और किशोरियां होते हैं। विद्यालय में सामान्य शिक्षा द्वारा वे परंपरागत पाठ को ही पढ़ते हैं, किंतु उनका शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष उपेक्षित रहते हैं। ना तो शिक्षक और ना ही अभिभावक इस विषय में सावधान रहते हैं। मतलब ना तो शिक्षक बताना चाहता है और ना ही शिक्षक हमारे अभिभावक बताना चाहते हैं। अभिभावक का मतलब पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों को इन सारी चीजों से अवगत नहीं कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में जो उनकी उम्र चल रही है, उस उम्र के पड़ाव से हम आप भी गुजरे हैं। ठीक, आपके अभिभावक भी उस उम्र से गुजर चुके हैं। इसलिए उनको इस बात का अनुभव होना चाहिए कि हमें बच्चों को कहां हमारे बच्चे बिगड़ने की उम्र में आए हैं और कहां कौन सी बात होगी। ये सारी चीजें हमें बच्चों को क्या है, पढ़ानी चाहिए और बतलानी चाहिए। और पढ़ाने की बात करते हैं तो पढ़ाने के लिए तो देखिए मैं तो पढ़ा रहा हूं, जिसको मानना है तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। लेकिन समझदारी की बात यही कहती है कि हमें इस उम्र में बहुत संभल करके रहना होता है। क्योंकि अब मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूं, थोड़ी यहां पर जो एक बात लिखी है, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष उपेक्षित रहता है। मतलब हर समय वहां पर कुछ ना कुछ सवाल उठता रहता है कि वास्तविकता में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। शारीरिक की बात करें हम तो उनका शरीर का विकास होता है। शरीर के विकास की बात करें तो हर प्रकार से बच्चे का पता नहीं चलता है कि इस अवस्था में कब बच्चा बड़ा हो जाता है और कब क्या है उसके मन में चलने लगता है उसका मन। अब मनोवैज्ञानिक रूप से बात करें हम, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का मतलब होता है मन। उसके मन में बहुत सारी विषमताएं आती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे के अंदर बिल्कुल से सही सही ही बात आए, ठीक है ना, और जरूरी नहीं है कि उसके मन में बुरी बुरी ही बातें आए, कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि ये तो मन का विकास है, मनोविज्ञान है। आपके अंदर के मन की कोई नहीं जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपका मन इतना दूषित हो जाए कि आप उसको फिर कभी स्वच्छ कर ही ना पाए। हो सकता है कि आप इतने स्वच्छ हो कि कोई आपके अंदर कोई ऐसी मनोविकार करने वाली दूषित शक्ति प्रवेश ही ना कर पाए। तो ऐसा भी होता है। हमारे 10% छात्र ऐसे भी होते हैं जो कभी दूषित नहीं होते हैं, और 90% छात्र ऐसे होते हैं जो कभी अपने अंदर अच्छी अच्छाइयों को लाने नहीं देते हैं। तो बहुत सारी विषमताएं होती हैं। इसीलिए अच्छे और बुरे का ज्ञान माता पिता को और शिक्षक को ये अपने छात्रों को देना ही चाहिए। और यहां पर यही बात बतलाई जा रही है कि यहां पर हमेशा सवाल उठता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष में दोनों प्रकार से यहां उपेक्षित होते हैं। ठीक, अर्थात हमारे ना तो शिक्षक इस बात को समझ रहा है और ना ही अभिभावक सावधान हो रहे हैं, ना बतला रहे हैं कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलत होता है, इसका परिणाम ये होता है। अगर हम ये सारी चीजें अपने बच्चों को पढ़ाने लगते हैं तो वास्तविकता में वह बच्चा सकुशल रूप से, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है, तो उसकी समझने की शक्ति बहुत तीव्र गति की होती है। और उस समय अगर छात्र को समझा दिया जाए तो वो समझ जाता है। लेकिन अगर उसे कोई मार्गदर्शित करने वाला अगर नहीं मिलता है, अभिभावक भी मार्गदर्शित नहीं करता है और शिक्षक भी मार्गदर्शित नहीं करता है, तो छात्र के 99% बिगड़ने के चांस रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक आसक्ति होती है, जिज्ञासा होती है हर चीज को पाने की। और मैं आपको बता दूं कि बुरी चीज को पाने की आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। बुरी चीज की आसक्ति कैसे होती है? चाहे वो हम किशोरियों की बात करें, चाहे हम किशोरों की बात करें, लड़कों की बात करें, चाहे लड़कियों की बात करें, दोनों की बात कर रहा हूं। दोनों के अंदर विषमताएं होती हैं और इनकी जिज्ञासा बहुत तीव्र गति से होती है। और जिज्ञासा को पाने के लिए वह इन सारी चीजों को क्या करते हैं? प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जब यह पाने की कोशिश करते हैं तब बिगड़ने के चांस रहते हैं। निश्चित तौर से मैं बात करता हूं कि यह हमारी तूफानी अवस्था होती है। ये जो हमारी उम्र होती है तूफानी अवस्था होती है। इसका मन का झुकाव बुरे कर्मों में जरूर होता है।
बुरी आदतों पर बहुत जल्दी जाता है। विषमताएं, बुरे आदतों में आप लोग सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको सारी चीजें एक शब्द में बोल दी हैं कि इस समय अभिभावकों को, हमारे पेरेंट्सों को, हमारे माता पिता को, जो भी है, और हमारे शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस अवस्था में, देखिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में ये सारी चीजें बतलाई हैं कि हमें छात्रों को ये सारी चीजें इस अवस्था में बतला देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं देंगे, वो बिगड़ेंगे। हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उससे गुजर चुके हैं। हो सकता है कि हम आपको किसी ने ना दी हो, लेकिन हमारा यह कर्तव्य है कि जैसे जैसे हमारा शिक्षित समाज आ रहा है तो हमें उन सारी चीजों पर, क्योंकि जो हमारी उम्र होती है 11 से 15 साल की, इस समय हमें बिगड़ने की हमारे 99% चांस होते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे का पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है, दूसरे नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि किशोराणाम किशोरीणाम च शरीरम मनश्च युवावस्थाम प्रति प्रवर्तते शरीरे तावन्न मार्दवम बाल लक्षणम शनै शनै परुषताम प्राप्नोति यौवन लक्षणानि च समाविशन्ति शरीरेण सह मनसा अपि वृत्ति विकारः आगच्छति अनुशासनम तदानीम अप्रियम भवति स्वैरम वृत्ति स्वच्छताम वा पदम धारयति मानसे विशेष रूपेण एकल परिवारे स्थितानां किशोराणां तु शैव कथा संयुक्त परिवारे तु सहिष्णुता बंधुभावो व न विनश्यति। देखिए जरा, मैंने इसको पढ़ा है, पढ़ने के बाद देखिए जब मैं पढ़ता हूं तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ जाती हैं कि ये क्या कहना चाहता है। आपको भी ऐसे ही दिमाग में लाना है कि आखिर इसका अर्थ क्या है। आप टूटा फूटा अर्थ निकालें, जितना भी आपसे बने उतना निकालने की कोशिश करिए। अब उन्होंने कहा है कि किशोराणाम किशोरीणाम च शरीरम। ठीक, किशोराणाम का मतलब होता है लड़कों, चाहे लड़के हों, और किशोरी नाम का मतलब होता है चाहे लड़कियां हों, ठीक है ना। लड़का और लड़कियां, चा लगा हुआ है तो और, लड़का और लड़कियों के शरीर को, शरीर चा माने और मन, मतलब उन्होंने कहा किशोरी और किशोरियों के मन और शरीर युवा अवस्था प्रति वर्तते, अर्थात युवा अवस्था की ओर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना, युवावस्था की ओर। क्योंकि अब कुमार अवस्था आ गई है, 15 साल की उम्र हो रही है, 14-15 साल की, तो धीरे धीरे 16 भी आएगी, 17 भी आएगी, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये कहां बढ़ रहे हैं, ये युवा अवस्था की ओर जा रहा है। और युवा अवस्था का मतलब ही होता है जवान होना, और जवान होना है तो आप लोगों की साइंस की दृष्टि से कहते हैं कि बॉडी के अंदर के हार्मोन्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स आपके हर प्रकार से भी हो सकते हैं, चाहे हम किसी भी हार्मोन्स की बात करें, चाहे शारीरिक अंग की विकास की बात करें हम, चाहे आपके अंदर के उठने वाले आसक्ति की बात करें हम, ठीक है ना, चाहे आपके अंदर उठने वाले काम की बात करें हम, चाहे हम किसी भी बात की करें, हर चीज में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। आप अभी अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो आगे चल करके आप फिर 4 रोटी खाना चालू कर दें, वो भी जिज्ञासा है, ठीक है ना। आप अभी हो सकता है कि आपकी 30 की कमर हो और आप पहनते हो पैंट को 30 नंबर का, फिर आप जैसे ही बढ़ते युवावस्था में पहुंचेंगे आपको 32 लगने लगेगी। तो क्या है, आप जैसे शूज अभी पहनते हैं 7 नंबर, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको 8 नंबर लगने लगेगा। तो क्या विकास नहीं है? यही तो विकास है आपके। जैसे जैसे आप युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे शरीर का विकास होता है, शारीरिक अंगों का विकास होता है, तो हर चीज बढ़ने की ओर पहुंचती है। तो वही यहां बताना चाहते हैं कि किशोराणाम किशोरीणाम च शरीर मनः, और शरीर भी बढ़ता है और मन भी बढ़ता है। मन के अंदर उठने वाले भाव भी बढ़ते हैं, मन के अंदर उठने वाली जिज्ञासाएं भी बढ़ती हैं। इस समय ना तो उसको यह दिखता है कि क्या गलत है क्या सही है, कुछ भी नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि वो कहां बढ़ रहा है, युवा अवस्था प्रति प्रवर्तते, युवा अवस्था की ओर बढ़ रहा है। इस समय आप उसको किसी बात को टोकेंगे तो उसको लगेगा कि ये गलत टोक रहे हैं, और वही करेगा, वही करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये सारी चीजें उनको बताने की जरूरत है कि वास्तविकता में इसका परिणाम क्या होता है। उनको रिजल्ट दे करके बताओ कि इसका रिजल्ट ये है। उनको उदाहरण नहीं देना है, उनको ये बतलाना है, प्रैक्टिकली दिखाना है कि भविष्य में ऐसा जिसने किया है उसके साथ ये हुआ, जिसने भी ये इस गति पर पहुंचे, इस ट्रैक पर पहुंचे, इस मार्ग में जिसने कदम रखा है उसके साथ ये स्थिति हुई, उसका परिणाम ये है। उनको ये सारी चीजें अवगत करानी है, यही हमारा कर्तव्य है। तब जाकर के हमारा एक स्वच्छ और शिक्षित समाज बनेगा। और हमें अपने छात्रों से, अपने विद्यार्थियों से यह हमें इच्छा रहेगी कि आगे चलकर के ये कुछ ना कुछ
काम करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम कि युवावस्था की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तो शरीर और मन भी बढ़ेगा। फिर लिखा हुआ है शरीरे तावन आर्दवम बाल लक्षणम शनै शनै परुषता प्राप्त होती, और धीरे धीरे वह बाल उसके अंदर बाल शरीर में उनके शरीर के अंदर जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, जैसे जैसे उनके उसी प्रकार से बालकों के लक्षण बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे परुषताम प्राप्त होती, और वो एक पुरुषता को, कठोरता को, उनके अंदर उठने वाली जितनी जिज्ञासा है उनको क्या है, बहुत स्पष्ट रूप से समझने की शक्ति बढ़ती है और फिर उससे हटने की कोशिश नहीं होती है। ठीक, परुषताम का मतलब होता है दृढ़ संकल्पता, प्राप्नोति प्राप्त कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा यौवन लक्षणानि, और युवावस्था के लक्षण जितने भी हैं और समान विसंति, उनमें युवावस्था के लक्षण क्या हो जाते हैं, समाहित होने लगते हैं। फिर शरीरेण सह मनसो अपि, शरीर के साथ मन भी वृत्ति विकार आगच्छति, और शरीर के साथ उनके मन में भी विकार आने लगता है। शरीर के अंदर उनके शरीर भी बढ़ेगा, शरीर के साथ साथ उनके मन में भी विकार आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल की मनोविकारता क्या है, यही तो मनोविकारता है ना। तो आजकल ये देख रहे हैं कि कौन सी बच्ची कितने उम्र की है, और ये हमारे जो बलात्कार वगैरह होते हैं, रेप वगैरह होते हैं, ये सब कुछ क्या है, ये हमारी मन की विकृति है, मन का विकार है। और ये हमारे अंदर, अगर हम आज इसका परिणाम नहीं जान पाते हैं, इसीलिए हमारे शरीर, हमारे इसमें समाज में ये विषमताएं, कुरीतियां फैल गई हैं। इसीलिए सब बहनों को, सारे बच्चों को, बालकों को इस चीज की शिक्षा देना अति आवश्यक हो गया है कि बेटा अगर इस मार्ग से आप जा रहे हो तो ये मान करके चलिए कि इसका परिणाम ये होता है, इसका परिणाम ये होता है। अगर हम इस प्रकार से सभी बालकों को देने लगे और इसी प्रकार से हम सभी बालिकाओं को ये शिक्षा देने लगे तो ये कभी, जितनी भी ये दुर्गतियां हो रही हैं, जितनी भी ये विषमताएं हो रही हैं, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को इसका परिणाम मालूम होगा कि इसका परिणाम क्या होता है, और इसका परिणाम निष्कर्ष जब बाद में निकलेगा और 2, 4, 10 साल बाद निकलेगा, तब हमारा एक स्वच्छ समाज और शिक्षित समाज बनेगा। इसीलिए हमें बचपन से ही अपने बच्चों को किशोर अवस्था से, कुमार अवस्था से ये सारी चीजें अवगत करानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है, देखिए वृत्ति विकार आगच्छति, आ जाते हैं, अनुशासनम तदानीम अप्रियम भवति, और इस समय, इस अवस्था में ध्यान रखना कि उनको अनुशासन में रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनको बुरा लगने लगता है। और शिक्षक की तो छोड़िए, माता पिता की भी बात उनको बुरी लगती है। अगर माता पिता ने कह दिया कि बेटा बाहर नहीं जाना है, 8 बजे घर आना है, तो उनको लगेगा कि सबके बालक, तो बहुत सारे बालक होते हैं बोले जो 10-10 बजे घर आते हैं, आप हमें रोक लेते हो, 8 बजे से अंदर रख लेते हो, उनको अनुशासन बुरा लगता है। लेकिन वास्तविकता में हृदय प्रीत एवं वचन कठोरा, क्योंकि माता पिता कठोर शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा बालक कहीं गलत मार्ग पर ना चला जाए, जिससे कि उसका भविष्य चौपट हो जाए। इसीलिए माता पिता बहुत दृढ़ शक्ति के साथ उनको कठोर शब्द बोलते हैं, लेकिन हृदय प्रीत, हृदय में उनके प्रेम होता है। हृदय प्रीत मम वचन कठोरा, बोले इसीलिए मैं वचन कठोर बोलता हूं, जिससे बेटा तुम बिगड़ ना जाओ। आगे देखें उन्होंने क्या कहा है, अनुशासन तदानीम अप्रियम भवति, उन्हें अनुशासन अप्रिय लगने लगता है, बुरा लगने लगता है। स्वैरम वृत्ति स्वच्छतंता व पदम धारयति मानसे, और उनके अंदर क्या है, स्वच्छता और स्वैर वृत्ति का पद धारयति, मन में धारण करवाना है। विशेष रूप से एकल परिवार है, विशेष रूप से एकल परिवार, जो हमारा एक परिवार है, संयुक्त परिवार है, ठीक है ना, अकेला परिवार रहता है और एक संयुक्त परिवार। तो एकल का मतलब एक परिवार में केवल माता पिता पुत्र होते हैं। तो विशेष रूप से एकल परिवार स्थितानाम किशोराणाम तु शैव कथा, और जो विशेष रूप से एकल परिवार है उसमें तो ये सारी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन संयुक्त परिवार है तो सहिष्णुता बंधु भावो च विनिश्यति, ठीक, और संयुक्त परिवार में ये बंधु भावों में न विनिश्यति, ये अभी नष्ट नहीं हुई है, वहां पर थोड़ी चीजें समझ में आती हैं। किशोराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, किशोरी नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। चा मतलब और, शरीरम में लगा हुआ है आपका द्वितीय विभक्ति का एक वचन, मनः में प्रथमा का एक वचन, युवावस्थाम में लगा हुआ है आपका युवावस्थाम, ठीक, अवस्थाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, प्रतीक योग में यहाँ द्वितीय विभक्ति लगा, प्रवर्तते बढ़ने के लिए, शरीरे में सप्तमी का एक वचन, तावत अलग हो जाएगा, ठीक, तावन्न मार्दवम, बाल लक्षणम में द्वितीय विभक्ति, शनै में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है। परुषताम द्वितीय विभक्ति का एक, प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु लगी हुई है,
आप धातु, ठीक, बहुवचनांत पद है। और प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति, यौवन लक्षणानि, लक्षणम, लक्षणे, लक्षणानि, तो प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। चा माने और, समाविशन्ति, समाविशति, समाविशतः, समाविशन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यहां पर भी रूप लगा हुआ है। शरीरेण में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा, शरीरेण में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। चा मतलब वो सह, सह दिया हुआ है, सह माने साथ, और इसी के योग में इसमें तृतीय विभक्ति। मनशः अपि, तो यहां पर भी प्रथमा का एक वचन है, और अगर देखें तो विसर्ग संधि है। वृत्ति विकारा में भी प्रथमा का एक, आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, तो यहां पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद अनुशासनम, अनुशासन को, तदानीम अप्रियम भवति, ठीक, तो यहां पर देखें भवति, भवता, भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, स्वैरम वृत्ति प्रथमा का एक वचन, स्वच्छता में प्रथमा का एक वचन, पदम में प्रथमा का एक वचन, धार्यति में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करूं, मानसे, मन में, ठीक, मन में, तो ये धारण होना चाहिए, स्वच्छता और पवित्रता और मन उनका शांत होना चाहिए, तो ये सप्तमी का एक वचन। विशेषण रूपेण, विशेष रूपेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन। एकल परिवारे, एकल परिवारे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। स्थिता नाम, स्थिता नाम में आपका लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। किशोरा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तू, तो सैव कथा, सा वह ही कथा है। संयुक्त परिवारे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक, और तू माने तो, सहिष्णुता, सहिष्णुता। बंधु भावो, बंधु भाव तो मतलब रिश्तेदार, वा माने विकल्प, ना माने नहीं, विनिश्यति माने नष्ट हुई है, ठीक। अब देखें नहीं नष्ट हुई है। अब यहां पर आप देख लेंगे, जैसे मैंने आपको यहां संयुक्त परिवारे का रूप बताया तो ये राम के समान चलेगा, ठीक, रामे, वैसे परिवारे। रूपेण दिया हुआ तो फलेन के समान चलेगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय कम ले रहा हूं, ध्यान रखना, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो मैं एक एक शब्द पर अगर एक एक का रूप बताऊंगा तो मान के चलो कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे तो यही चलेगा, तो 2 घंटे चलेगा, तो फिर तो बहुत लंबा हमारा लेसन हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखना, जितना आपके लिए जरूरी है उतना मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ। जैसे किशोरा नाम, जैसे ये रूप दिया हुआ है, किशोरी नाम रूप दिया हुआ है, ये दोनों आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि किशोरी नाम कहाँ का रूप है और किशोरा नाम कहाँ का रूप है, तो दोनों आपके दिए हुए हैं षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही है दोनों, ठीक। तो आप लोग इसको देखेंगे, युवा, युवा प्लस अवस्थायाम, अवस्थाम, तो ये दोनों देखें तो विभक्ति बन गई है, और अलग अलग देखें तो यहाँ दीर्घ संधि आ गई है। यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रति की योग में लगी हुई है, ठीक। तो शरीरे भी बना हुआ है, तो जैसे शरीरे वैसे मानसे, तो ये सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। परिवारे, ये भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। बंधु भावा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, ये प्रथमा का एक वचन है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बंधु भावो, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, पीछे अंतस्थ व्यंजन दिया है इसलिए, ठीक। विनिश्यति, विनिश्यता, विनिश्यन्ति, आप इसको देखें तो ये भी हमारा कर्मवाचक की क्रिया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका अर्थ देखेंगे, अर्थ में दिया हुआ है कि किशोर और किशोरियों का शरीर एवं मन युवा अवस्था में बदल जाते हैं। शारीरिक विकास के कारण बाल्यावस्था की मुद्रा धीरे धीरे कठोरता में बदल जाती है और जवानी के सारे लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। शरीर के साथ मन भी दूषित हो जाते हैं। उस समय अनुशासन अप्रिय लगने लगता है। मन में मनमाने ढंग से करने का विचार आ जाता है। खासकर एकल परिवार में किशोरों की स्थिति तो ऐसी ही है, किंतु संयुक्त परिवार में सहनशीलता एवं बंधुत्व की भावना नष्ट नहीं होती। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे फिर से वही चीज कहूंगा कि यहां पर 2 शब्द यहां दिए हुए हैं, इन पर विशेष रूप से ध्यान दे लेना, तो समझ लेना जीवन हमारा क्या है, बहुत अच्छा हो गया। कि जवानी के सारे लक्षण प्रतीत होते हैं कब, शरीर के विकास के कारण बाल्यावस्था की मुद्रा धीरे धीरे कठोरता में बदल जाती है और जवानी के सारे लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। शरीर के साथ मन भी दूषित हो जाते हैं। उस समय अनुशासन अप्रिय लगने लगता है। मन में मनमाने ढंग से रहने का विकार आ जाता है। इतना। अब मैं ये नहीं कहूंगा, ये तो हम लोगों को स्पष्ट करना है कि किसके अंदर एकल परिवार में है कि संयुक्त परिवार में, ठीक है ना। अब ये इतनी चीजें अगर आप ध्यान रख लोगे तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहीं से सीख सकते हैं संकेत के रूप में, ठीक। तो उन्होंने जो कहा है कि जैसे जैसे जब बच्चा बड़ा होता है
और उसके अंदर की जो मानसिकताएं चेंज होती हैं, परिवर्तन होता है, शरीर बढ़ता है, तो धीरे धीरे वह बाल्य अवस्था से किसमें उसकी मुद्रा परिवर्तित होती है और धीरे धीरे वह कठोरता में परिवर्तित होती है। मतलब अभी बच्चा है, झूठ बोल देगा, फिर सही बोल देगा, फिर झूठ बोल देगा, सही बोल देगा, लेकिन जैसे ही उसमें समझ आ जाती है तो फिर या तो झूठ बोलेगा या सही बोलेगा। कठोरता आ जाती है। कठोरता का मतलब क्या है? एक लकड़ी को ले लीजिए, वो कठोर होती है, या तो वो टूटेगी या टूटेगी ही नहीं, तो कठोरता है ना उसमें। तो दो चीजें होती हैं, या तो सही बोलेगा या झूठ बोलेगा, आपके गोलमोल नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये गलत है, इसका परिणाम गलत मिलने वाला है, तो वो झूठ बोलेगा, और वो सही बोलना है तो सही बोल देगा। ये कठोरता है। फिर उन्होंने कहा बदल जाती है। ठीक, अब उसमें उन्होंने ये कहा है कि शरीर के साथ साथ उसकी क्या है, सारी मानसिकताएं बदलने लगती हैं और जवानी के सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं। धीरे धीरे अब वो जवान होने लगता है तो उसमें जवानी के लक्षण आने लगते हैं और उस पर क्या है, वो अमल करने लगता है और उनको वो सीखने लगता है। शरीर के साथ मन भी उसका दूषित हो जाता है, मन में विकार आते हैं। मन में विकार आने की भावना, सारी चीजें आप समझ गए होंगे, मुझे बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें समझ गए होंगे कि मन कैसे दूषित होता है। चाहे वो आप करें कि आपकी विषमताएं, जुआ खेलना, आप जैसे मद्यपान करना, आप धूम्रपान करना, ठीक, ये सारी क्या है, ये विषमताएं तो हैं मन में आने वाली। और क्रूरागति, विषम संगति करना, ठीक, सत्संगति नहीं करना और अच्छा नहीं करना है, ठीक, तो और बड़ों को जवाब देना है, अनुशासनहीनता करना है, ये क्या है, मन कलुषित होता है। इस समय ना तो आपके अंदर कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है, लेकिन बुरे कर्म की ज्यादा, ठीक, तो उस समय अनुशासन भी उनको अप्रिय लगता है। अगर आपने ज्यादा उनको कस्टडी में रखा तो फिर वो क्या है, उल्टा जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो मन में मनमाने ढंग के विकार उत्पन्न होते हैं, विचार आते हैं कि आज हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। अच्छे भी विकार आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो मन में मनमाने ढंग से विचार आना आ जाते हैं। खासकर ये एकल परिवार में होता है, जब माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन बोले संयुक्त परिवारों में तो क्या है, ये हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक नहीं दे पाता तो दूसरा दे लेता है। माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची, कोई ना कोई उन पर ध्यान दे लेता है। तो संयुक्त परिवारों में ये सारी चीजें थोड़ा सा किशोरों में कम देखने को मिलती हैं, लेकिन एकल परिवारों में किशोर अवस्था के छात्र और छात्राओं दोनों में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी विषमता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इन सारी चीजों से गुजर भी रहे होंगे, तो इस बात पर विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान में रखना है और इस पर अमल भी करना है। ठीक, आगे देखेंगे। ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। पार्ट 1 को हमने अभी पढ़ा है और पार्ट 1 में जितने भी चीजें थी इन पर हमने विशेष रूप से आपसे चर्चा भी की है। किशोराणाम मनोवैज्ञानिकम, ये हमारा पाठ चल रहा है, 13 पाठ है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बहुत जल्द मैं इसका दूसरा भाग भी लेकर के आऊंगा और आप लोगों को इससे अवगत कराऊंगा। आपका सिलेबस भी बहुत नजदीक है और पूर्ण होने वाला है। परीक्षा से पहले हम इसको अच्छे से करके एक बार रिवीजन और भी करवाएंगे और बहुत सारी चीजें इससे बनने वाले प्रश्नों को भी हम करेंगे, ठीक है ना। इससे बनने वाली हमारी जितनी भी सारी चीजें होंगी परीक्षा की, सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करवाई जाएंगी। आपके पेपर सेट भी करवाए जाएंगे, सारी चीजें आपकी करवाएं धीरे धीरे, बस आप प्रतीक्षा करते रहिए। आप तो किसी भी माध्यम के हो, चाहे आपका CBSE हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, MP बोर्ड से, कहीं से भी आप संबंधित हो, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ना चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रिंच परिवार जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, 100% फ्री एजुकेशन का मतलब यही होता है कि आपसे कोई रुपया पैसा नहीं ली जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ हाई क्वालिटी एजुकेशन अर्थात उच्च गुणवत्ता के साथ अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ शिक्षा दी जाती है, वो भी योग्य शिक्षकों के द्वारा। ठीक, आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परीक्षा के लिए यहाँ से नोट्स जरूर आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को ये नोट्स बहुत काम में आएंगे। और नोट्स कैसे आप लोगों को मिलेंगे, वो भी संपूर्ण कोर्स के नोट्स मिलेंगे, आधे अधूरे नहीं मिलेंगे, संपूर्ण कोर्स के मिलेंगे। तो आप लोगों को देर नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाना है, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी आपको प्राप्त कर लेना है। ठीक है बेटा, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।